नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र की कहानी, आजादी से आज तक, मतलब 75 साल से भी ज्यादा का ये सफर। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जिनका शीर्षक है भारतीय लोकतंत्र, नेहरू से मोदी तक। तो कोशिश रहेगी कि इनमें से जो जरूरी बातें हैं, जो समझ है, वो निकालें। हाँ बिल्कुल। और ये देखना बड़ा रोचक है कि कैसे एक बिल्कुल नया देश, इतनी सारी विविधताएं, और उस वक्त तो खैर आर्थिक रूप से भी कमजोर था, उसने लोकतंत्र को अपनाया। और सिर्फ अपनाया नहीं, उसे कायम भी रखा, जबकि दुनिया में कई लोगों को शक था कि ये चल पाएगा भी या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेहरू युग से, 1947 से 1964। हाँ, 1950 में संविधान लागू हुआ, और खास बात यह कि सभी वयस्कों को वोट का अधिकार। जी, ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी, बहुत प्रगतिशील बात थी। हाँ। कई पश्चिमी देशों में भी तब तक सबको वोटिंग राइट्स नहीं थे। हाँ, और फिर 1951-52 के पहले आम चुनाव। सोचिए, 17 करोड़ से ज्यादा वोटर। और वो चुनाव काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे। दुनिया के लिए तो ये एक अजूबा ही था। नेहरू जी ने सिर्फ चुनाव नहीं कराए, बल्कि वो संस्थाएं खड़ी की जो जरूरी थीं। जैसे चुनाव आयोग, योजना आयोग, IITs भी उसी दौर में बने। मतलब संसदीय लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, इसकी नींव मजबूत की उन्होंने। अच्छा, फिर आया दौर लाल बहादुर शास्त्री जी का और इंदिरा गांधी का, 1964 से 84। शास्त्री जी मतलब सादगी, और जय जवान जय किसान। हाँ, उनका कार्यकाल छोटा रहा लेकिन यादगार था। इंदिरा गांधी का नेतृत्व फिर ज्यादा मुखर और सेंट्रलाइज्ड माना जाता है। 1971 की जीत, बांग्लादेश का बनना, वो एक बड़ा मोड़ था। लेकिन फिर 1975 से 77 का आपातकाल, इमरजेंसी, वो एक काला अध्याय माना जाता है। आंतरिक अशांति के नाम पर नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप थी, विपक्ष जेल में। जी, हजारों लोग जेल में थे। पर यहाँ देखिए लोकतंत्र की खूबी, 1977 में चुनाव हुए तो लोगों ने उन्हें हरा दिया। हाँ, ये वापसी लोकतंत्र की ताकत दिखाती है। पर जोर दिया। उसके बाद तो फिर एक लंबा दौर चला, करीब 1989 से 2014 तक, गठबंधन सरकारों का। मतलब किसी एक पार्टी का बहुमत नहीं। हाँ, वो कांग्रेस के एक छत्र राज के खत्म होने का दौर था। और इसी दौर में 1991 में एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव आया, उदारीकरण। जी, PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण किया, लाइसेंस राज खत्म हुआ, अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुली। ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, अर्थव्यवस्था के लिए तो गेम चेंजर था। लेकिन राजनीतिक रूप से वो थोड़ी अस्थिरता का दौर रहा। कई सरकारें आईं गईं। इसी समय बीजेपी भी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। परमाणु परीक्षण 1998 और कारगिल युद्ध 1999 भी इसी दौर में हुए। जी हाँ, और फिर 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA की सरकार रही। गठबंधन सरकार थी वो भी। हाँ, उसमें MGNREG और RTI जैसे बड़े कानून आए। बिल्कुल, मनरेगा, सूचना का अधिकार, ये महत्वपूर्ण कानून थे। लेकिन उसी सरकार पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप भी लगे, जैसे 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम। तो वो एक मिला जुला दौर था। सामाजिक कानून भी बने, पर गवर्नेंस पर सवाल भी उठे। और फिर 2014 से शुरू होता है मोदी युग। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला कई सालों बाद। हाँ, करीब 30 साल बाद किसी पार्टी को अकेले बहुमत मिला, तो वो गठबंधन वाली अस्थिरता खत्म हुई। इस दौर में बड़े फैसले हुए, जैसे GST, नोटबंदी, डिजिटल इंडिया पर जोर, अनुच्छेद 370 हटाया गया, CAA NRC पर काफी बहस हुई। हाँ, काफी कुछ बदला। यहाँ एक मुख्य बदलाव दिखता है, मजबूत केंद्रीय नेतृत्व, फैसलों में तेजी, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, विदेश नीति भी ज्यादा मुखर हुई है। और 2024 में वो फिर जीते, लगातार तीसरा कार्यकाल, नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री। जी, हालांकि इन स्रोतों में कुछ चिंताएं भी जताई गई हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवाल, असहमति की जगह कम होने की बात, अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर चिंता, बहुसंख्यकवाद की भी बहस है। मतलब क्या नीतियां बहुसंख्यकों को ध्यान में रखकर बन रही हैं, ये सवाल भी उठाए जाते हैं। तो इतने साल, इतने उतार चढ़ाव, इन दस्तावेजों के हिसाब से भारतीय लोकतंत्र की असल ताकत क्या नजर आती है? देखिए, सबसे बड़ी ताकत तो शायद नियमित चुनाव है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की क्षमता। 2019 में 90 करोड़ से ज्यादा वोटर थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। सही बात है। फिर चुनाव आयोग, न्यायपालिका जैसी स्वतंत्र संस्थाएं
और कितनी भी संकट की घड़ी आई हो, सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ही रहा है ज्यादातर। ये मजबूती दिखाता है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। बिल्कुल है। समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, पोलराइजेशन, वो एक बड़ी चिंता है। चुनावों में पैसे और ताकत का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। संसद में बहस का स्तर गिरा है, ऐसा भी कहा जाता है। और विकास तो हो रहा है, पर क्या वो सबको साथ लेकर चल रहा है? समावेशिता, इंक्लूजन, ये एक बड़ा सवाल है। तो अगर हम सार निकालें तो नेहरू का आदर्शवाद, संस्था निर्माण, फिर इंदिरा गांधी का दौर, इमरजेंसी की वो परीक्षा, फिर गठबंधन सरकारों की मजबूरियां, आर्थिक सुधार, और अब मोदी का मजबूत नेतृत्व और उससे जुड़े नए सवाल। हाँ, लोकतंत्र ने जीते भी देखी, इम्तिहान भी दिए, और ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे वाइब्रेंट, जीवंत लोकतांत्रिक प्रयोग है। ये लगातार बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, यात्रा जारी है। बिल्कुल। और ऐसे में एक सवाल जो इन सब विश्लेषणों से उभरता है वो ये है कि भविष्य में भारतीय लोकतंत्र के सामने असल बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या वो देश के अंदर बढ़ता हुआ सामाजिक ध्रुवीकरण है, या फिर तेजी से बदलती दुनिया की बाहरी चुनौतियां जैसे ग्लोबल इकोनॉमी या जियोपॉलिटिक्स? ये सोचने वाली बात है।